नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस वक्त ईरान ने अमेरिका और इजराइल को नाको चने चबवा दिए हैं। ईरान जैसे देश को जिसे कमज़ोर समझकर हमला करने की गुस्ताखी अमेरिका और इजराइल ने की, उससे कई देशों को सबक में मिल गया। लेकिन उससे बड़ी बात है कि इस युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत बल्कि कई देशों से ज़्यादा मुसीबतों का सामना करने वाला है या कर रहा है। अभी आपके सामने, हमारे सामने एलपीजी की किल्लत दिख रही है कि एलपीजी शॉर्टेज हो रही है, ये हो रहा, वो हो रहा है। तेल की सप्लाई तो फिर भी रशिया से आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन असल कहानी ये है कि ये अभी सिर्फ टेम्परेरी आपको दिख रहा है कि एलपीजी की किल्लत है। इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट या आने वाले 1-2 महीने में बड़े इफेक्ट भारत देख सकता है। ये मैं नहीं कह रही, ये विशेषज्ञ कह रहे हैं। विशेषज्ञों की राय है कि जितना लंबा ये युद्ध चलेगा, भारत के लिए उतनी ही बड़ी मुसीबतों का पहाड़ टूटेगा। क्या है वो मुसीबतें? क्यों भारत के लिए परेशान करने वाला है ये युद्ध? क्यों भारत को चिंतित होना चाहिए? क्यों भारत सरकार का ये ढुलमुल रवैया इस देश को भारी पड़ सकता है? इसके लिए जाहिर सी बात है, कोई एक ऐसे शख्स के बात करना ज़रूरी है जो विदेश मामलों और साथ में जो अर्थव्यवस्था है उसको बहुत अच्छी तरह से जानता हो। तो आज हमने अपने मंच पर दिनेश के वोरा जी को इनवाइट किया। दिनेश के वोरा, जिनका अपना चैनल भी है न्यूज़ टाइम, आप देखते होंगे। लेकिन उससे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी एज एन आईआरएस ऑफिसर, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज ऑफिसर के तौर पे गुजारी है। तो उनसे बेहतर अर्थव्यवस्था की बातें कोई जानता नहीं है फिलहाल, जो टेलीविज़न पे या सोशल मीडिया पर अपनी बात रखता हो। तो इसलिए आज मैंने दिनेश जी को इनवाइट किया है ताकि वो हमें समझाएं, हमें थोड़ा-सा बता सकें कि ये सिर्फ़ मामला एलपीजी शॉर्टेज तक नहीं है, मामला कुछ और है। और सबसे बड़ी बात, इस बात पे कोई ज़्यादा ज़ोर क्यों नहीं दे रहा कि ये युद्ध आखिर हुआ क्यों? वजह क्या है? क्या सिर्फ़ ईगो क्लैश है या युद्ध की कोई और वजह है? ये सब के लिए चलते हैं दिनेश जी के पास। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, दिनेश जी हमारे स्क्रीन पर आ चुके हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि मुझे लगता है जो अभी इस वक़्त दुनिया भर में इस ईरान, अमेरिका, इज़राइल युद्ध को लेकर जो हालात है, और स्पेशली अगर आप भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो आपसे बेहतर कोई नहीं समझा सकता। मेरा पहला सीधा सवाल जो हर एक आम नागरिक के दिल में होगा शायद, अभी एलपीजी की शॉर्टेज दिख रही है, बहुत चीज़ें दिख रही हैं। हिंदुस्तान के लिए ये लड़ाई दिन पर दिन जितनी आगे बढ़ रही है, हिंदुस्तान के लिए क्या उतनी ही बड़ी मुसीबतों का पिटारा खुलने वाला है? सवाल बड़ा अहम कर दिया आपने। प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। दरअसल पेट्रोकेमिकल्स एक ऐसा फील्ड है जो हमारी जिंदगी से ना शायद हर कोण से जुड़ा हुआ है। हमारा उसके बिना गुजारा नहीं है। मैं आपको बताऊं, लोग सोचते हैं कि क्रूड ऑयल से पेट्रोल डीजल निकलता है, कैरोसिन निकलता है, एयर टरबाइन फ्यूल निकलता है। नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल मई महीने में, अप्रैल और मई महीने में जो महंगाई का तांडव हमारे सिर पे नाच करने वाला है ना, हमें शायद उसका अनुमान नहीं है इस समय। मैं आपको बताऊं, मैं सबसे पहले बताऊं कि ये क्रूड ऑयल हमारी जिंदगी का उतना ही अहम हिस्सा है जितना हमारे लिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक क्रूड ऑयल में से हमारी जिंदगी में प्रतिदिन यूज होने वाले 6000 प्रोडक्ट्स निकलते हैं। 6000 प्रोडक्ट लाइंस क्रूड ऑयल से निकलती हैं साहब। और ये 6000 जो प्रोडक्ट लाइन है ना, ये अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है। इसमें आप ये कह सकते हो कि कॉमन हाउस होल्ड आइटम्स हैं, पेट्रोलियम जेलीज हैं, लोशंस हैं, सारी कॉस्मेटिक्स वहां से निकलती हैं, सारे पर्सनल केयर, आपके टूथपेस्ट भी, शेविंग क्रीम, शैम्पूज भी वहां से निकलते हैं। आपकी जो डिटर्जेंट्स हैं, डिश वॉशर्स हैं, वो भी वहीं से निकलते हैं। हाउस होल्ड आइटम्स हैं, कैंडल्स हैं, क्रेयॉन्स हैं, बच्चों की ट्रैश बैग्स हैं, टॉयज हैं,
तो ये हाउस होल्ड आइटम की एक छोटी सी लिस्ट आपके सामने। हमारे सारे कपड़े यहां से निकलते हैं, क्लोथिंग्स, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक, स्पेंडेक्स, सब कुछ यहां से आता है। इसके अलावा जो एक्सेसरीज हो सकती हैं, चाहे वो अम्ब्रेलाज हो या कोई भी चीज हो सकती है जो कि आपकी इन चीजों से बनती है, या हमारे जूते भी। प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक्स सारा इनसे आता है, चाहे वाटर बॉटल्स हो या फूड कंटेनर्स हो, प्लास्टिक बैग्स हो, बच्चों के बैग हो, हमारे बैकपैक्स हो, स्मार्टफोन के कवर्स हों, कंप्यूटर के कवर्स हों, टीवी के कवर्स हों, टेलीफोन मोबाइल के कुछ और कवर्स हों, जितनी हमारी स्पोर्ट्स की आर्टिफिशियल टर्फ्स आती हैं, जो डेंचर्स आते हैं, हमारी फुटबॉल्स आती हैं, आर्टिफिशियल लिम्स आते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा ऑफ कोर्स जो यूज होता है ये, लेकिन इसके अलावा हमारी सड़कें इससे बनती हैं, जो टार होता है ब्लैक किस्म का वो इससे निकलता है, पीवीसी पाइप यहाँ से निकलते हैं, रूफिंग शिंगल्स यहाँ से निकलते हैं, इंसुलेशन यहाँ से आते हैं, हमारी गाड़ियों के टायर वहां से आते हैं, उनके डैशबोर्ड आते हैं, फैन बेल्ट्स वहां से आती है, लुब्रिकेंट वहां से आते हैं, हमारी मेडिसिन वहां से आती है, बहुत सारी मैं आपको बताऊं, एस्प्रिन भी वहां से आती है। एग्रीकल्चर में अधिकतर चीजें फर्टिलाइजर्स हो, इंसेक्टिसाइड हो, पेस्टिसाइड हो, प्लास्टिक मल्च हो, या अमोनिया, सॉल्वेंट्स, इंक, एडेसिव, या फूड के अंदर सैकड़ों चीजें जो यहां से निकल कर आती हैं। हम कल्पना नहीं कर सकते कि हमारी जिंदगी क्रूड के बिना है क्या। अगर ये क्रूड आज 70% महंगा हो गया, $60 से $100 पे आ गया, तो हर वो चीज इससे बन रही है, चाहे वो केमिकल्स हो या डिटर्जेंट्स हो या फिर कोई और चीज हो, वो हर चीज तो ऊपर चढ़ गई ना। अभी आज आपको मैं एक खबर बताता हूं कि भारत में पानी महंगा होने जा रहा है। लोग कहेंगे गल्फ में आग लगी है, पानी भारत में महंगा हो रहा है। जी हाँ, आप एक मिनरल वाटर की बोतल खरीदते हैं, कोई भी ब्रांड हो सकता है, नॉर्मल प्राइस आपका 20 रुपए है। बहुत कम लोगों को पता है कि इस 20 रुपए की प्राइस में काफी बड़ा हिस्सा जो होता है ना, वो प्लास्टिक की बोतल का होता है, उसके ढक्कन का होता है, उसके रैपर का होता है, और जो कोरुगेटेड बॉक्सेस होते हैं उसका होता है। ये प्लास्टिक के जो रेट्स हैं सारे के सारे, जो जिससे बोतल बनती है, 70% बढ़ गए हैं सर, 70%। और जो उसके अंदर मिनरल्स डाले जाते हैं, चूंकि लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ गई है, तो उसको मिला के एक बोतल अब 20 रुपए की मिलेगी और 2 हफ्ते बाद 25 रुपए की मिलेगी। 25% का राइज होने जा रहा है। मैंने एक आम एग्जाम्पल की बात की है। तो भारत ने दुनिया के हर खित्ते के अंदर, हर जगह पे जितनी प्रोडक्ट लाइंस हैं, वो सब की सब इन 6000 प्रोडक्ट लाइन से जुड़ी हुई हैं, और ये हमारे ऊपर इंपैक्ट डालेंगी। इसलिए मैंने कहा मई का इंतजार कीजिएगा, मई में महंगाई का तांडव सर पर आएगा। अब रही बात की पेट्रोल डीजल की नजर से देखना, तो उसको बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि वो तो एक छोटा सा पार्ट है उसका, बाकी तो जिंदगी का हमारा हिस्सा है ना। हमारी तो टूथपेस्ट भी उससे आती है ना। अब ये जंग हो क्यों रही है, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। भाई जंग है किसके लिए, क्यों लड़ रहे हो अल्टीमेटली? देखिए साहब, इस जंग का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू है चाइना वर्सेस अमेरिका। दरअसल क्या है ना, इस दुनिया में पिछले 4-5 साल से क्लाइमेट के चक्कर में ग्रीन एनर्जी की बहुत चर्चा है कि ग्रीन एनर्जी लेके आओ, और ग्रीन एनर्जी का जो सरदार है दुनिया में वो चाइना है साहब। दुनिया में इस समय करीब करीब 15% ग्रीन एनर्जी ने कैप्चर कर लिया है, और उसकी जितनी मार्केट है, सोलर हो, विंड हो या बाकी हो, वो चाइना के पास है, उसका सारा प्रोडक्शन उसके पास है। तो वन वे मोनोपोली है उसकी पूरी दुनिया की। अमेरिका को क्या चाहिए था कि जब उसने क्लाइमेट फंडिंग से मुंह मोड़ा, तो बोलता है दिस ग्रीन एनर्जी इज ए ट्रैश, हमें तो फॉसिल फ्यूल पे जिंदा रहना है। इसे कहते हैं 360 डिग्री, जिसे क्या कहते हैं रिवर्सल होता है पूरा, जहां से चले थे वहां वापस आ गए। ये जंग वहां से स्टार्ट होती है। अमेरिका को लगा कि ये ग्रीन एनर्जी मुझे एक दिन टॉपल कर देगी, और अगले 20-25 सालों में पूरी एनर्जी कंजप्शन का 50% हिस्सा हो जाएगा दुनिया का, 50% से ज्यादा हो जाएगा। तो तब मैं क्या करूंगा? अब चूंकि अमेरिका एनर्जी सरप्लस है, कोल जो फॉसिल फ्यूल है, क्रूड ऑयल के अंदर शेल ऑयल निकलता है, तो उसको लगा कि दुनिया के ऊपर अगर प्रभुत्व जमाना है तो उसका एक ही तरीका कि तेल के ऊपर मेरा प्रभुत्व होना चाहिए। तो चाइना को बीट करना था, एक था, तो उसने 2 पार्ट में इसका सारा का सारा मसला बनाया। नंबर 1, सप्लाई लाइंस को मैं कंट्रोल करूंगा, और परचेजिंग लाइन है उसको मैं कंट्रोल करूंगा। सप्लाई मतलब है कि जो सप्लाई करने वाले देश हैं, कि तुम सप्लाई करोगे या नहीं करोगे, उसका डिसीजन मैं लूंगा।
कि किसको सप्लाई करना है वो भी डिसीजन मैं लूंगा, और जो परचेजर्स हैं उससे कहा जाएगा कि मैं तुम्हें बताऊंगा किससे परचेस करना है। ये दुनिया में मतलब एक अजीब सा संजोग हुआ कि इस किस्म की मोनोपोली अमेरिका सोच रहा है, ट्रंप सोच रहा है कि मैं सप्लाई लाइंस को भी चोक कर दूं और परचेज लाइन को भी चोक कर दूं, दोनों मेरे बन जाए। यानी कि भारत से कहा जाएगा कि आप वेनेजुएला से तेल खरीदो, मुझसे तेल खरीदो, यानी कि मेरी परचेजिंग जो एक डिसीजन था उसको आप इंपैक्ट कर रहे हो। मैं रशिया से लेना चाहता हूं, मुझसे कहते हैं रशिया से मतलब मैं सैंक्शन लगा दिया, यानी कि मेरी परचेजिंग पावर को भी आपने कर्टेल कर दिया। अभी एक दो दिन पहले कहा कि दुनिया 30 दिन तक रशिया का तेल खरीद सकती है क्योंकि दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। क्यों भाई 30 दिन क्यों? आप मालिक हो क्या? आप कहोगे तो कितने दिन तेल बिकेगा, आप कहोगे तो कौन बेचेगा, आप कहोगे तो कौन खरीदेगा। वो ऑयल के जरिए दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है। यहां पे रशिया का आता है बीच में। अब ऑयल किसके पास है? या तो गल्फ के पास है, या अमेरिका के पास है, वेनेजुएला के पास है, ईरान के पास है। अब वेनेजुएला उसके पक्ष में आ गया, वो बैन था पहले तो उसको बेचने नहीं देता था, तो इलीगल जाता था डार्क फील्ड से, चाइना लेता था, कुछ और लेते थे। ईरान को देने नहीं देता, वो चाइना को जाता है डार्क फील्ड से। रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दी कि तू बेच नहीं सकता। तो यानी कि तुम किसको बेचोगे प्रोड्यूस करने के बावजूद भी उसका फैसला मैं करूंगा, तो मैंने सैंक्शन लगा दिया। उसके बाद जो खरीदार थे दुनिया के सबसे बड़े, अब चाइना पे कंट्रोल नहीं चलता क्योंकि चाइना पावरफुल है, समर्थ को नहीं दोष घुसाई। तो पता लग रहा है कि अगर तुम चाइना के ऊपर कंट्रोल करते हो तो चाइना दो थप्पड़ मारता है तुमको, कभी रेयर अर्थ बंद कर देगा, कभी कुछ और बंद कर देगा, तो उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता। बच गया इंडिया। इंडिया सहमा सा एक डरा हुआ लोकतंत्र, और ऊपर से हमारे प्रधानमंत्री भी ऐसे ही हैं। तो इंडिया को धमका दिया, तेरे को रशिया से नहीं लेना, तेरे को वेनेजुएला से नहीं लेना, तेरे को ईरान से नहीं लेना। आज ईरान से सारे शिप भर भर के जा रहे हैं ऑयल के, लेकिन चाइना जा रहे हैं ना वो। ये मसला ग्रीन एनर्जी वर्सेस फॉसिल फ्यूल से स्टार्ट होता है साहब। अब इसको लगा कि यार चाइना छिटक गया मेरे हाथ से और रशिया के ऑयल के बिना गुजारा नहीं हो रहा, तो मेरी जो ग्रिप थी ये ऑयल के ऊपर वो तो लूज हो गई सारी की सारी। और धीरे धीरे ट्रंप को महसूस शुरू हुआ कि दुनिया के लोग विद्रोह कर रहे हैं उसके खिलाफ। अब दुनिया के लोग कि तू कौन होता है इस बात का फैसला करने वाला कि तेल कहां से लेना और कहां बेचना है। ये टसल वहां से स्टार्ट होती ग्रीन एनर्जी वर्सेस फॉसिल फ्यूल एनर्जी की। तभी उसने कहा कि मैं तो ग्रीन एनर्जी को मानने वाला हूं नहीं, और मैं तो फॉसिल फ्यूल पे ही चलूंगा पूरा का पूरा, जिसको मानना है मानो, ना माना ना मानो, और मैं कोयले का भी इस्तेमाल करूंगा। जी। ये जो टसल बढ़ती चली गई प्रदीप चौहान जी, और ये बढ़कर आज ईगो क्लैश पे आ गई। ऊपर से हमारा ये बेवकूफ नेतन्याहू बैठा हुआ है, उसे रोज लाशें देखने की आदत है, आदमी का खून देखने की आदत, कितने मार सकता है। और उस ईगो के चक्कर में दोनों एक साथ आ गए। इन्होंने कहा कि ईरान को मार देते हैं। वो कंट्री जो अपने देश के अंदर, जिसका पेंटागन और जिसका CIA, जिसके पास लाखों फाइलें हैं रूस और चीन के ऊपर कि उनकी स्ट्रेटजी क्या है, उनके पावर क्या है, इनके पास इतनी फाइलें नहीं कि इन्हें पता लगे कि ईरान में क्या हो रहा है, इसके बैकयार्ड में क्या हो रहा है। और बेवकूफ बना के रखा गल्फ कंट्रियों को कि मैं अपना तुम्हारा डिफेंस दे दूंगा, वहां पे तुम मेरे को पैसे देते रहो, सारी तनख्वाहें दो मेरे सैनिकों की, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। और ये भगोड़ा बन के भाग गया बाद में। इसके तो 28 के 28 बेस ईरान ने उड़ा दिए सारे के सारे। अब इन्हें समझ नहीं आ रहा कि एस्केप रूट क्या है यहां से, क्योंकि अंदर चले गए अभिमन्यु की तरह, एग्जिट रूट नहीं है यहां पर, एग्जिट रूट ईरान के पास है। तो मसला अब कॉम्प्लिकेटेड है, अब इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि इसका फैसला अब बातचीत से नहीं होगा। अमेरिका चाहता है कि एस्केप रूट मिल जाए और मेरी इज्जत बच जाए, वो भी बचने वाली नहीं है, क्योंकि खमनई हो या कोई भी आएगा वहां पर कमांड स्ट्रक्चर सारा का सारा जो है बड़ा डिसेंट्रलाइज है। जिस कंट्री का कमांड स्ट्रक्चर आप नहीं तोड़ सकते उसको आप बर्बाद नहीं कर सकते। दूसरा, मैं हमेशा अपने प्रोग्राम्स पे कहता हूं प्रदीप जी, आप तो बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, आपको बताने की भी जरूरत नहीं, लेकिन दर्शकों को बताऊं कि जंग बारूद से नहीं जीती जाती है, जंग जज्बे से जीती जाती है। और अफगानिस्तान और पर्शियन लोगों का जज्बा 5000 साल पुरानी सभ्यताएं हैं, और जिन्होंने नई पर्शियन हिस्ट्री पढ़ी है तो एक बार को पढ़ लें कि ये लोग कुर्बान हो जाएंगे लेकिन साहब आपकी गुलामी नहीं करेंगे। और अमेरिका 20 साल बाद वियतनाम से भाग चुका है, 58,000 सैनिक गवाए वहां पर, 3,000 सैनिक अफगानिस्तान में 20 साल में गवाए और भाग गया वहां से भी।
लेकिन सब पर्शियन तो नहीं भागते ना, अफगान तो नहीं भागते ना। ये कौम ऐसी है जिनका जज्बा बड़ा हाई है। इस जी, जज्बे से अमेरिका घबराता है एक्चुअली, देखा जाए तो सच बात तो जी, ये प्रतीक। जी। दिनेश जी, एक चीज़ आपने जो बहुत अच्छे से समझा दी कि दुनिया में दरअसल लड़ाई हो किस लिए रही है और क्या स्थिति है। लेकिन अब मैं वापस भारत में लौटना चाहूँगा। जो आपने शुरू में सारी चीज़ें बताई कि क्या इसका इफ़ेक्ट होने वाला है। ये बात आपको समझ में आती है, आप जैसे बहुत से लोगों को समझ में आ रही है, तो ज़ाहिर-सी बात है, ये सारी चीज़ें तो सरकार को भी पता होगी। अगर सरकार ये सब जानती है कि इसका ये इफ़ेक्ट होने वाला भारत की सरकार, तो ये जो खामोशी है सरकार की, ये क्यों है? आप एलपीजी पे भी खुल के नहीं बोल सक रहे, ये बाकी जो आपने बताया है, ये जो हैरान कर देगा लोगों को जो सुनेंगे, इस पे तो कहाँ ही क्या बोलेंगे, इस खामोशी की वजह क्या देख रहे हैं आप? देखिए, हमने अपना मॉरल स्टैंड गवा लिया एक्चुअली। कोई भी देश जो महान बनता है या महानता की सीढ़ियां चढ़ता है, उसके पास एक नैतिक साहस होता है। जब कोई देश की नेतृत्व या लीडरशिप अपना नैतिक साहस गवा देती है ना, तो फिर वो घुटनों पे आ जाती है। उसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन अभी तक भारत में जितने भी प्रधानमंत्री आए हैं, आप उनके ऊपर चरित्रहीन होने का दोष नहीं लगा सकते, मैं आपको बताऊं। या किसी स्कैंडल में या सेक्स स्कैंडल में इन्वॉल्व होने का दोष नहीं है उनका, मैं आपको बताऊं। तो चरित्र के मामले में वो बात कर सकते थे। हालांकि लोगों को प्राइवेट लाइफ के बारे में, कई लोगों के बारे में बात करते हैं, नेहरू जी भी हैं, अटल बिहारी भी हैं, उनके बारे में बात करते हैं। लेकिन उनकी जो ओवरऑल जो एक छवि है, जो ऑरा है, वो इंटैक्ट है आज भी। आज भी अटल बिहारी का जो ऑरा है वो इंटैक्ट है। नेहरू का जो ऑरा इंटैक्ट है। संसद में खड़े होकर उन्हें गालियां देने से उनका ऑरा खत्म नहीं हो जाता है ना। सड़क पे शेर चलता है ना, तो 10 कुत्ते भौंकते हैं आसपास, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो इतिहास बन चुका है साहब। अब उस इतिहास को आप 70 साल के बाद, 60 साल के बाद सोचो मैं चेंज कर दूं, वो नहीं हो सकता। इस सरकार के पास नैतिक साहस नहीं है खड़े होने का। आपके लोग हथकड़ियों में, बेड़ियों में आते हैं, आप कुछ नहीं कहते हैं। आपको गालियां दी जाती हैं, आप कुछ नहीं कहते हो। आपका सीज फायर करा दिया जाता है, आप कुछ नहीं कहते हो। ट्वीट पहले उसका आता है, आप कुछ नहीं कहते हो। अभी भी पहले उनके ट्वीट आ रहे हैं, आप कुछ नहीं कहते हो। अंबानी के साथ डील होती है, उसका ट्वीट आता है, हमारा ट्वीट नहीं आता है। हमें तो कभी कोई ये नहीं समझ आता है कि भारत का प्रधानमंत्री मोदी है या ट्रंप है। दोनों में फर्क करना पड़ेगा ना। फैसले कौन कर रहा है? हमने नैतिक साहस गवा दिया। नैतिक साहस होता तो हम उसके सामने खड़े हो सकते थे। मनमोहन सिंह के पास हिम्मत थी साहब, बाकियों के पास भी हिम्मत थी। इस सरकार की चरित्रहीनता का एक मेन ये पिलर है कि हम उसके सामने खड़े नहीं हो सकते, हम सामना नहीं कर सकते, हम आंख में आंख डाल के बात नहीं कर सकते। 140 करोड़ का देश, ताकतवर देश, दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, सब चीजें छीन सकता है। हम करवाने की तो बात छोड़ दो, हम छीन सकते हैं लोगों से, लेकिन नैतिकता नहीं है ना। आज कल की बात थी और आज की बात है, कई इंग्लिश के टॉप न्यूज़पेपर में एक एडिटोरियल्स आ रहे हैं, शेल इंडिया मीडिएट, ये आपके क्वेश्चन से ताल्लुक रखता है कि इंडिया इज इन द राइट प्लेस राइट नाउ टू मीडिएट बिटवीन अमेरिका, इजराइल एंड ईरान, क्योंकि इंडिया दोनों के साथ दोस्त है। मैंने कहा नहीं, वो वक्त चला गया, क्योंकि इंडिया इज नाउ ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री। इंडिया इज नाउ ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री। हमने साइड चुन ली है और बेखौफ होकर चुन ली, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं याद रहे कि हम उन लोगों के साथ चले गए जो वॉर क्रिमिनल्स हैं, नरसंहारक हैं, और उनकी गोद में जाके बैठेंगे। और हमने अपने हजारों साल पुरानी सभ्यता के दोस्त को हमने ठुकरा दिया। और अब आग लगी है तो आप कहते हो कि अब अब्बास अरागची से भी हम बात करेंगे, अब मोदी मसूद पेजेशकिन से भी कल बात करेंगे, परसों बात करेंगे। मतलब अब आग लग चुकी है, अब आप कुछ कर नहीं सकते। आपके टैंकर फंसे हुए वहां पर। और 2 दिन पहले की बात थी जब कहा गया था कि भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता की अब टैंकर्स निकल के आ जाएंगे, भारत के टैंकर्स को चीन और रूस की तरह नहीं रोका जाएगा। नहीं साहब, शाम तक आते आते क्लैरिफिकेशन आ गया विदेश मंत्रालय का, नहीं साहब, वो सब एक आधा टैंकर की बात थी, बाकी सब फंसे पड़े हैं। अब आखिरकार
मोदी को फोन करना पड़ा मसूद पेजेशियन को कि कुछ करो साहब, हमारे टैंकर छोड़ दो, हमारे 800 बंदे वहां पे मरे पड़े और बेचारा उनकी जिंदगी खतरे में है, हमारे 1 करोड़ लोग और भी हैं, उनकी भी नौकरी खतरे में है। लेकिन अब देर हो चुकी है ना, जब आप देर कर चुके हैं तो आपके पास फिर क्यों, क्योंकि नैतिक साहस नहीं है। और विदेश मंत्रालय आके कहता है नहीं, हमने खमनई साहब के मरने पर संवेदना व्यक्त करने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगाई, सिर्फ 7-8 दिन की देरी लगाई, बस ज्यादा देरी नहीं लगाई। इन्हें शर्म नहीं आती है कि आप पाप करते हो और फिर उसके बाद अपने आप को जस्टिफाई करते हो। ऐसे में फिर हमारे पास कौन हमारे ऊपर यकीन करेगा कि हम मीडिएटर बन सकते हैं? हम उस लायक नहीं है साहब। एक बात कहूं मैं आपसे, और मेरे कल 1-2 एपिसोड भी आए 2-3, इस दुनिया का नया विश्व गुरु ईरान है साहब, हिंदुस्तान नहीं है। जो सुपर पावर को बीट कर सकता है, जो सुपर पावर को मार सकता है, वही सुपर पावर है। तो दुनिया के नए विश्व गुरु ईरान का स्वागत किया जाना चाहिए साहब, जिसके अंदर वो मॉरल ताकत है, जिसके अंदर फौजी ताकत भी है और जिसके अंदर जज्बा है कि वो अमेरिका को बीट कर सकता है, उसके जहाज मैदान छोड़ के भाग सकते हैं। तो हम उस फील्ड से बाहर हैं जहां पर मीडिएट करें सर। जी, एक एक आखिर में सवाल ये भी ज़रूर जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि आप एप्स्टीन फाइल के मामले से लेके अगर उससे पीछे ना भी जाएँ, वहाँ से देख लीजिए, यूएस ट्रेड डील से देख लीजिए, फिर ये ईरान को लेकर जो आपने अभी कहा सारा, वी आर स्टैंडिंग ऑन रॉन्ग साइड। इस सब ने कहीं न कहीं हमारी विदेश नीति की भी पोल खोल के रख दी है। आपको लग रहा है कि आज़ाद भारत के इतिहास में इस वक़्त सबसे कमज़ोर विदेश नीति दिख रही है हमें? मुझे विदेश नीति ही नजर नहीं आ रही है। मुझे तो कोई नीति ही नजर नहीं आ रही है। एकमात्र नीति जो मैं कुछ देख सकता हूं कि जाके जफियां मारनी है और कुछ मेडल्स लेके आने हैं, दैट्स ऑल। लेकिन देश ऐसे नहीं चलते ना, देश जफियों पप्पियों से नहीं चलते। इस मामले में हमारे एक बड़े विद्वान व्यक्ति थे जो बाद में प्रेसिडेंट भी बने, प्रणब मुखर्जी। वो कहा करते थे कि विदेश नीति में कुछ भी व्यक्तिगत नहीं होता है, कुछ भी व्यक्तिगत नहीं होता है, कुछ भी पर्सनल नहीं होता है, सिर्फ देश का हित होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन ये साहब सोचते हैं कि हम व्यक्तिगत हितों को आगे लाकर और देश के हितों को पीछे करके और जफियां पपियां पाके हम विदेश नीति को संवार सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमने एक्चुअली विदेश नीति में सुसाइड कर लिया है। हम एक जाहिल गंवारपन में चले गए और हमने सोचा कि हम एक नई परिपाटी लिखेंगे, नया पैराडाइम लिखेंगे, हम नई सोच लिखेंगे जो नेहरू की सोच से अलग होगी। ये मूर्ख लोग समझ नहीं पाए कि नेहरू की सोच नहीं थी, वो यूनिवर्सल सोच थी। वो यूनिवर्सल सोच थी, वो सच्चाई की सोच थी, वो नैतिकता पर आधारित थी। तभी भारत के पास ताकत थी ना, इंदिरा गांधी के पास ताकत थी, जवाब दे सकती थी ना, और जवाब दिए भी है। आपके पास वो ताकत नहीं है ना। अभी एक बात और मैं आपको ऐड करूं, अभी मैंने एक मीम देखा और बोल्ड लेटर्स में 5 शब्द लिखे हुए थे उसमें से, और 5 शब्द थे BRICS, ब्रिक्स, और उसमें से आई जो था ना नीचे गिरा हुआ था। आप समझ गए सर कि एक सिंपल शब्दों में आप समझ सकते हो कि इतना बड़ा हादसा हो गया दुनिया में, ईरान में हो गया हादसा, और आप ब्रिक्स के चेयरमैन हो, इस साल के प्रेसिडेंट हो, आपने मीटिंग भी नहीं बुलाई। इंडिया से कहा जा रहा है कि एज ए प्रेसिडेंट कॉल द मीटिंग एंड कंडेम इट। इंडिया पीछे हट रहा है। इंडिया के तो लाले पड़े हुए हैं कि साहब नवंबर में सेशन होगा तो बोलेगा क्या उसके अंदर, इंडिया क्या कहेगा उसके अंदर? हम शांति के पक्षधर हैं लेकिन नाम नहीं लेंगे, हम युद्ध नहीं बुद्ध के पक्षधर हैं लेकिन नाम नहीं लेंगे, हम युद्ध को नहीं मानते। भाई जो अटैकर से बोलो वो अटैकर है ना, अमेरिका और इजराइल अटैकर से बोलो सही, हमारे अंदर हिम्मत नहीं है। तो ब्रिक्स तो टूट गया ना। तो ये सरकार जो है, भारत की नहीं बात करूंगा, सरकार की बात करूं, ये सरकार तो ट्रंप के एजेंट की तरह काम कर रही है ना यहां पर कि ब्रिक्स को तोड़ दें आपको। आई तो नीचे गिर गया ना, और उसमें एक नया आई फिट हो रहा है साहब, जो उसका मेंबर है, इसका नाम ईरान है। आई को दूसरा आई रिप्लेस कर रहा है। ईरान इज ए मेंबर ऑफ ब्रिक्स सर। इस आई को जो नीचे गिरा है उसके आगे ऊपर से एक नया आई आ रहा है जो उसको रिप्लेस कर रहा है, जिसका नाम ईरान है।
ईरान ही नया हीरो है इस दुनिया का। अल्टीमेटली वो देश जिन्हें सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर चाहिए ना, सिर्फ उन्हीं को वीटो पावर मिलनी चाहिए जिनके अंदर साहस और दमखम हो, जिनके मुंह जमे हुए हों और फेविकॉल चिपका हो, उन्हें वीटो पावर नहीं मिलनी चाहिए। रादर आई विल रिकमेंड लेट ईरान गेट द वीटो पावर इन यूएनएससी, नॉट द अदर नेशंस हु कांट स्पीक लाउडली। सर प्रदीप जी। सर एक छोटा सा सवाल, सॉरी, एक पूछ लूंगा और, डू यू फील कि अमेरिका एंड इजराइल ने अपने फायदे के लिए या अपने मतलब के लिए भारत को इस्तेमाल किया है? देखिए, मतलब कहने का मतलब, जैसे कहते हैं ना, हम किसी को यूज कर लेते हैं कि यूज किया उसको अपने फायदे के लिए, कुछ उस तरह का फील आ रहा है? ये सवाल बहुत बड़ा है, कई मायनों में यूज किया है। हम सबड्यूड हो जाएंगे तो यूज किए जाएंगे ना, हम किसी के पर्सनल सर्वेंट बन जाते हैं ना, कि रामू उठ चाय लेके आ, रामू उठ फटका मार दे, रामू उठ ये करके लेके आ, तो हमारी हालत वो बना के रख दी। हम कुछ बोलेंगे नहीं तो यही होगा ना, आत्मसम्मान नहीं रहा ना। जब आत्मसम्मान नहीं होता तो फिर यही होगा ना अल्टीमेटली। और जहां तक अमेरिका और इजराइल की बात है, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी कि हमको यूज भी करें और हमारे पैसे पर भी उसकी नजर है कि जो इंडिया के पास जो फॉरेन रिजर्व पड़ा है उसको एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाए। और अमेरिका जो की टेक्नोलॉजी है इंजिन की वो तो देता नहीं, कबाड़ बेचने के चक्कर में है। इसराइल भी इंडिया को कबाड़ बेचना चाहता है। आयरन डोम कबाड़, आयरन बीम कबाड़, एरो कबाड़, इजरायली टेक्नोलॉजी कबाड़, अमेरिकन टेक्नोलॉजी कबाड़ियों की टेक्नोलॉजी, सिवाय एक हवाई जहाज का इंजन छोड़ के, और वो हमको देता नहीं। साहब, MQ-9 रीपर ड्रोन 1000 करोड़ का एक दिया इंडिया को, हमने 28 खरीद लिए 3 साल पहले। सर वो तो कभी भी गिरा दो, 400 मील की स्पीड से चलते हैं वो तो, कभी भी गिरा दो। 1000 करोड़ का एक ड्रोन, हम पागल हो गए क्या? वो 10 लाख का ड्रोन लेके बैठता है, शाही ड्रोन, और तुमको मार के आ जाता है, और तुम्हारी सारी पोल पट्टी खुल गई ना इजराइल में भी। तो हमारे पैसे पर उनकी नजर है साहब, वो पैसा एक्सट्रैक्ट करके हमें कबाड़ बेचना चाहते हैं। वो आयरन बीम जो फेल हुआ अभी, इट्स ए ह्यूज फेलियर ऑफ आयरन बीम, जिसको नई टेक्नोलॉजी बताया गया कि ये हमारा ब्रह्मास्त्र है। कुछ नहीं साहब, ब्रह्मास्त्र कुछ नहीं है, ये भी कबाड़ है। हमारे पैसे पे नजर है, हमारी मार्केट पे नजर है, हमारे 140 करोड़ पे नजर है कि यहां से कितना वसूला जा सकता है। अगर हमारे देश के नेता हमारे अपने लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर सकते हैं, तो यहां से वो चीज निकलती कि आपकी विदेश नीति भी कमजोर है, आपकी नैतिक नीति भी कमजोर है, और आपके अंदर वो साहस नहीं है कि आप अपने हक का इस्तेमाल कर सके और दूसरे आपका मिसयूज ना करें। बट वी आर बीइंग यूज्ड, एंड वी आर बीइंग मिसयूज्ड, एंड वी आर बीइंग अब्यूज्ड। ये है सर। जी, बहुत बहुत शानदार विश्लेषण दिनेश जी, बहुत शानदार जानकारी आपने दी। आपका समय हमारे लिए निकला, आपने समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करता हूँ कि ये युद्ध जल्द खत्म हो, और इस दुनिया पे और इस देश पे जो आपने कहा कि मुसीबतों का पहाड़ आ सकता है, उसमें कुछ राहत हो, उसमें उससे बचाव हो सके। आपका वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जल्द आपसे दोबारा मुलाकात का एक बार वादा चाहते हैं कि दोबारा, क्योंकि अभी चीजें आपने जैसे कहा कि बहुत छोटी बताई, अभी तो बहुत कुछ है आपके पास जो हमें जानना है। तो जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद।